नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक इंटर कॉलेज पर। आज हम कक्षा 10 की साइंस का आगे का भाग पढ़ेंगे। आज से पहले हमने पढ़ लिया था रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण। आज पढ़ना है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की समीकरण को हम कैसे संतुलित कर सकते हैं, ये जानकारी हमें आज करनी है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने से पहले रासायनिक समीकरण को लिखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हो गया Fe + H2O। Fe और H2O मिलकर बनाते हैं Fe3O4, मतलब आयरन का ऑक्साइड। Fe आपका होता है आयरन, जानते होंगे आप, 9th में सब पढ़ लिया है हमने, सभी तत्वों के सूत्र प्रतीक। तो Fe हो गया आयरन, H2O जल है, Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड है, H2 हाइड्रोजन हो गया। अब करना क्या है, संतुलित करने से पहले ये तो हमारी हो गई असंतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण। इसी समीकरण को हमें संतुलित करना है। संतुलित करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो समीकरण दी होती है उसके चारों तरफ एक बॉक्स बना देते हैं। समीकरण में सभी तत्वों के या यौगिकों के चारों तरफ बॉक्स बना देते हैं। अब ये बॉक्स बनाने का मतलब क्या है कि हमें समीकरण संतुलित करने में जो केमिकल फार्मूलाज दिए हुए हैं इसमें कोई चेंज नहीं करना है। जो भी चेंज करना है इसके आगे मल्टीप्लाई करके या कुछ करके कर देना है, इसके अंदर कोई परिवर्तन हमें नहीं करना है। तो सबसे पहला काम यही करना है कि असंतुलित समीकरण को बॉक्स में लिख लेते हैं। फिर उसके बाद दूसरे स्टेप में हम करते क्या हैं, दूसरे स्टेप में हमें करना है कि सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या लिख लेते हैं एक बॉक्स बनाकर या एक टेबल बनाकर, उसमें लिख लेते हैं सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या। अब परमाणुओं की संख्या लिखने के लिए सबसे पहले तत्व लिखेंगे, उसके बाद अभिकारक परमाणुओं की संख्या। हम जानते हैं अभिकारक क्या है, जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, और जो पदार्थ अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उन्हें उत्पाद कहते हैं। तो अभिकारक में परमाणुओं की संख्या पहले लिख लेते हैं, उसके बाद उत्पाद में परमाणुओं की संख्या लिख लेते हैं। तो अभिकारक क्या होता है, अभिक्रिया के चिन्ह के बाएं तरफ जो चीज़ें लिखी जाती हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। तो अभिकारक में परमाणुओं की संख्या सबसे पहले लिख लेते हैं। तो अभिकारक यानी कि अभिक्रिया के चिन्ह के बाएं तरफ के भाग को कहते हैं अभिकारक। तो इसमें Fe पहले लिखा हुआ है, तो Fe आपका कितना है, Fe एक परमाणु लिखा है। तो अभिकारक में परमाणुओं की संख्या में हमने Fe लिख रखा है, तो इसे क्या करना है, हमें Fe की संख्या लिख लेनी है। तो Fe एक है तो एक लिख देते हैं। फिर दूसरी तरफ देखते हैं उत्पाद में परमाणुओं की संख्या। तो उत्पाद मतलब अभिक्रिया के चिन्ह के दाईं तरफ का भाग। तो दाईं तरफ हम देखते हैं Fe कितना है, जैसे बाईं तरफ एक Fe था और दूसरी तरफ देखते हैं तो Fe3 लिखा हुआ है। तो इस तरफ हम लिख देंगे क्या, Fe के 3 परमाणु हैं तो 3 लिख देंगे। और उसके बाद दूसरा तत्व हमारा है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन देखते हैं अभिकारक में हाइड्रोजन कितना है। तो अभिकारक में हाइड्रोजन हमारा है H2, यानी कि 2 हाइड्रोजन है, तो इधर लिख देते हैं 2। फिर दूसरी तरफ देखते हैं तो उधर भी H2 लिखा हुआ है, मतलब कि दूसरे तरफ भी हाइड्रोजन 2 ही है। फिर तीसरा तत्व आपका है ऑक्सीजन। तो अभिक्रिया के बाएं तरफ यानी अभिकारक के साइड में देखते हैं तो ऑक्सीजन 1 लिखा हुआ है, तो 1 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 लिख देते हैं। फिर अभिक्रिया के दाएं तरफ यानी उत्पाद की तरफ देखते हैं तो ऑक्सीजन 4 परमाणु है, तो इधर 4 लिख देते हैं। अब करना क्या है कि हम देखते हैं कि अभिकारक में आयरन के परमाणुओं की संख्या 1 है और उत्पाद में आयरन के परमाणुओं की संख्या 3 है, जबकि हाइड्रोजन की संख्या अभिकारक में भी 2 है और उत्पाद में भी 2 है। ऑक्सीजन में यही होता है। ऑक्सीजन में क्या है, अभिकारक में परमाणुओं की संख्या 1 और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या 4, यानी हमें इसे 4 करना है और इसे 3 करना है। दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर करेंगे तभी समीकरण संतुलित होगी। तो तीसरे स्टेप में हमें करना क्या है, अब यहाँ देखते हैं सबसे पहले हमने लिखा है आयरन। तो आयरन में अभिकारक में 1 परमाणु आयरन है और उत्पाद में 3 परमाणु आयरन। तो करना क्या है, जिस तरफ 1 है उसे 3 से गुणा कर देते हैं।
तो यहाँ एक आयरन था, इधर हम 3 से गुणा कर देंगे। इसी समीकरण को लिख लेते हैं। अब इसे बॉक्स में ही लिखेंगे, यानी कि इसके अंदर हमें कोई चेंज नहीं करना है। जैसे कि हमें 3 से गुणा करना होता तो हम ऐसा नहीं कर सकते थे कि इसमें 3 से गुणा कर दें, तो ये नहीं करना है। इसके अंदर कोई चेंज नहीं करना है, जो भी करना है बाहर करना है। मतलब इसे 3 करना है तो 3 का गुणा हम यहाँ बाहर कर देंगे। तो अब क्या हो गया हमारा, Fe में 3 से गुणा हो गया, तो एक गुणा का निशान लगाएं या फिर वैसे लिख दें। 3Fe हो गया, इस तरफ भी 3Fe हो गया, इस तरफ भी 3Fe हो गया। ऑक्सीजन इधर 1 है, इधर 4 है, हाइड्रोजन 2 है और हाइड्रोजन इधर भी 2 है। तो अब क्या करना है, अब तो हमारा Fe संतुलित हो गया। इसके बाद हमें करना क्या है, हाइड्रोजन दोनों तरफ बराबर है, ऑक्सीजन को संतुलित करना है। ऑक्सीजन उत्पाद की तरफ 4 है और अभिकारक की तरफ 1 है, तो यानी इसे भी हमें किससे गुणा करना है, 4 से। जैसे इसमें यहाँ 3 था तो यहाँ 3 से गुणा कर दिए, और इसमें 4 है तो यहाँ 4 से गुणा कर देंगे, तो इधर भी 4 हो जाएगा, उधर भी 4 हो जाएगा। फिर इसी समीकरण को नीचे उतार लेते हैं। अब देखिए, इस तरफ ऑक्सीजन 4 है और इस तरफ ऑक्सीजन 1 है। तो इसके अंदर बॉक्स लगा हुआ है, तो बॉक्स के अंदर तो हम कोई परिवर्तन कर नहीं सकते हैं। बॉक्स के बाहर जो भी करना है हमें करना है। तो यहाँ 4 करने के लिए हमें यहाँ 4 से गुणा करना होगा। 4 से गुणा करने पर 4 ऑक्सीजन इधर भी हो जाता है और 4 ऑक्सीजन इधर भी हो जाता है। लेकिन गुणा यहाँ जब लगता है तो पूरे H2O में लगता है। तो H2O में गुणा हुआ अगर 4 का, तो H2 यानी कि इस 2 का गुणा इस 4 से हो गया, तो ये हो गया आपका हाइड्रोजन 8 इधर बाएं साइड में। और राइट साइड में देखेंगे तो हाइड्रोजन इधर 2 ही है, तो हमें करना क्या है, इसे भी 8 करना होगा। जैसे इस तरफ हाइड्रोजन 8 हो गया, तो इस तरफ भी हाइड्रोजन को 8 करना होगा, तभी समीकरण संतुलित होगी। अब क्या करेंगे, नीचे यही लिख देंगे फिर से। अब इस तरफ 8 हाइड्रोजन है और इस तरफ 2 हाइड्रोजन है, यानी कि इसे अगर 4 से गुणा कर दिया जाए तो ये भी 8 हो जाएगा। तो इसे 4 से गुणा कर दिया। अब हम देखते हैं कि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या संतुलित हुई या नहीं। देखिए, यहाँ Fe को 3 से गुणा किया तो 3Fe इधर हो गया। Fe में 3 से गुणा करने पर इधर 3Fe हो गया, और इधर देखते हैं तो इधर भी Fe3 यानी कि 3Fe इधर भी है। और दूसरी तरफ देखते हैं तो H2 को 4 से गुणा किया तो 4 दूने 8 हाइड्रोजन हो गया। और इधर भी देखते हैं तो हाइड्रोजन H2 यानी H2 को भी 4 से गुणा किया गया, इधर भी तो 8 हो गया, इधर भी हाइड्रोजन। मतलब हाइड्रोजन और आयरन आपके संतुलित हो गए। तीसरा तत्व तो आपका बचा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को यहाँ से 4 से गुणा किया गया है तो 4 ऑक्सीजन इधर हो गए, और इधर भी Fe3 वो 4 लिखा है, मतलब 4 ऑक्सीजन इधर भी हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर है, इसलिए यह समीकरण हमारी संतुलित हो चुकी है। संतुलित होने के बाद हमें करना क्या है कि इन समीकरणों को ऊपर बॉक्स से हटाकर लिख देते हैं। उसके बाद फिर परमाणुओं की संख्या ऐसे एक बॉक्स करके लिख कर करते क्या है कि देख लेते हैं दोनों तरफ बराबर है या नहीं। अब हम इस अभिक्रिया की संतुलित समीकरण यहाँ लिख देते हैं। अब हम देखते हैं तो सभी तरफ परमाणुओं की संख्याएं बराबर हो चुकी हैं। इधर देखिए आयरन की संख्या 3 है, इधर भी 3 है। हाइड्रोजन की संख्या इधर 8 है और इधर भी 8 है। ऑक्सीजन की संख्या इधर 4 है, इधर भी 4 है। अब करना क्या है हमें, इसकी स्टेट्स भी चाहे तो हम लिख सकते हैं इसमें।
जैसे हम जानते हैं कि आयरन क्या होता है, ठोस, तो ठोस को शॉर्ट फॉर्म में यस मतलब सॉलिड लिख सकते हैं। H2O क्या होता है, लिक्विड यानी द्रव, तो यल लिख सकते हैं। या फिर 3O4 मतलब आयरन का ऑक्साइड है, तो आयरन के समान ही होगा, लगभग ठोस ही होगा, तो यस इसमें भी लिख सकते हैं। और H2 मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हम जानते हैं कि गैस है। तो ये हमें मिल गई इस अभिक्रिया की संतुलित रासायनिक समीकरण। अब हमें क्या करना है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता क्या है, ये हम जानते हैं। क्यों हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं, हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। उसके अनुसार ना तो द्रव्य उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो उसका यहाँ क्या यूज है, जैसे अभिकारक जितने हैं उतने ही उत्पाद भी होने चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि जितने अभिकारक हैं उतने ही उत्पाद होने चाहिए, ना तो अभिक्रिया में कोई द्रव्यमान नष्ट होता है और ना ही उत्पन्न होता है द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार। इसीलिए समीकरण को संतुलित करना आवश्यक हो जाता है। अब हमें पढ़ना है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। पहला संयोजन अभिक्रिया, दूसरी वियोजन अभिक्रिया, तीसरी विस्थापन अभिक्रिया, और चौथी द्विविस्थापन अभिक्रिया। सबसे पहले पढ़ना है संयोजन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें 2 अभिकारक मिलकर किसी एक उत्पाद का निर्माण करते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। वह अभिक्रिया जिसमें कोई 2 अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण हमारा हो गया, मान लीजिए कोई 2 उत्पाद हैं, ये अभिकारक हैं ये और बी, दोनों मिलकर कोई नया उत्पाद बनाते हैं ए बी। तो इसमें क्या हुआ, अभिकारक 2 हैं, ये भी अभिकारक हो गए और ये भी अभिकारक हो गए, और उत्पाद एक ही बनाते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कह सकते हैं संयोजन अभिक्रिया। एग्जाम्पल इसका लिख लेते हैं, कोयले का दहन, C+O2, कोयले के दहन में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कार्बन और ऑक्सीजन यानी 2 अभिकारक मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं, तो यह अभिक्रिया हो जा रही है आपकी संयोजन अभिक्रिया। दूसरा है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है। वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है। वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। अब वियोजन अभिक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। पहले इसका एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं।
मान लीजिए कोई अभिकारक है AB, ये टूटकर दो उत्पाद बनाता है A और B। वियोजन अभिक्रियाएं तीन प्रकार की होती हैं। पहला ऊष्मीय वियोजन, दूसरा वैद्युत वियोजन और तीसरा प्रकाशीय वियोजन। अब इसमें हमें पढ़ना है पहले ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन क्या होता है? वह अभिक्रिया जिसमें कोई अभिकारक ऊष्मा के प्रभाव से दो या दो से अधिक उत्पादों में बदल जाता है, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो ऊष्मीय वियोजन में क्या होता है? अभिक्रिया को ऊष्मा द्वारा वियोजित किया जाता है। मतलब अभिक्रिया में किसी चीज़ को गर्म करके उसे दो चीज़ों में तोड़ दिया जाता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हम ऊष्मा देते हैं, यानी गर्मी देते हैं, हीट करते हैं, तो क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। तो यह अभिक्रिया हो गई आपकी ऊष्मीय वियोजन का उदाहरण। दूसरा आपका है विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन में क्या होता है? विद्युत धारा के प्रभाव से किसी अभिक्रिया का वियोजन हो जाता है। तो इसका एग्जाम्पल हो गया आपका जल। जल में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यह क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। मतलब एक अभिकारक इसमें भी दो उत्पाद का निर्माण करता है विद्युत धारा के प्रभाव से, यानी कि विद्युत धारा के प्रभाव से होने वाले वियोजन को हम विद्युत वियोजन कहते हैं। तीसरा वियोजन का एग्जाम्पल है प्रकाशीय वियोजन। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन, माने वह अभिक्रिया जिसमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के कारण कोई अभिकारक दो उत्पादों में या दो से अधिक उत्पादों में बदल जाता है। जैसे AgCl, सिल्वर क्लोराइड को हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब हम रखते हैं तो ये क्या होता है? सिल्वर और क्लोरीन में डिवाइड हो जाता है, मतलब टूट जाता है। तो इसमें एक अभिकारक सिल्वर क्लोराइड दो उत्पादों में बदल जाता है। तो यह हो गया आपका प्रकाशीय वियोजन का एग्जाम्पल। अब इस अभिक्रिया का यूज कहाँ होता है? प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया का यूज आपका होता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। जो आप ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो पहले बनती थी उसमें इसका उपयोग किया जाता था। संयोजन और वियोजन अभिक्रिया के बाद तीसरी अभिक्रिया हमें पढ़नी है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। मतलब जो तत्व अधिक क्रियाशील होगा वो कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देगा। इसका एग्जाम्पल हमारा है आयरन। आयरन और कॉपर सल्फेट आपस में अभिक्रिया करते हैं तो आयरन ज़्यादा क्रियाशील है कॉपर से, तो करता क्या है? ये कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है, क्योंकि ये कम क्रियाशील है और ये अधिक क्रियाशील है। तो अधिक क्रियाशील क्या करता है? कम क्रियाशील को उसके यौगिक में से विस्थापित कर देता है और उसकी जगह पर खुद चला जाता है। जैसे हमने देखा FeCuSO4 है और Cu को ये क्या करता है? विस्थापित करके अलग कर देता है और इसकी जगह पर खुद जुड़ जाता है SO4 के साथ। मतलब आयरन कॉपर सल्फेट से जब प्रक्रिया करता है तो कॉपर को हटाकर उसकी जगह पर खुद जुड़ जाता है सल्फेट के साथ और बना लेता है फेरस सल्फेट। इसके बाद चौथी अभिक्रिया हमारी है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन में क्या होता है? दो यौगिकों के मध्य आयनों के आदान प्रदान से जो अभिक्रिया होती है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया Na2SO4 सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो ये सल्फेट आयन है और ये क्लोराइड आयन है। तो इन दोनों आयनों का आपस में आदान प्रदान हो जाता है। मतलब सोडियम के साथ क्लोराइड आयन आ जाता है और बेरियम के साथ सल्फेट आयन चला जाता है। तो बेरियम के साथ सल्फेट आयन जब जुड़ जाता है तो ये बन जाता है बेरियम सल्फेट, और सोडियम के साथ जब क्लोराइड आयन जुड़ जाता है तो बन जाता है हमारा सोडियम क्लोराइड। आज के वीडियो में इतना ही, बाकी का आगे जो पढ़ना है वो कल पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।